माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 40 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है जो आपको सॉल्व करनी है। तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है इसे समझेंगे, इसके बाद वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी है। आई होप आप सभी क्लास में आ चुके होंगे। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ज्ञान कह रहे हैं, जिज्ञासा दीदी मैंने एक बात तो सीख ली और समझ ली कि एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है किसी चीज़ को मूव कराने के लिए या मोशन में लाने के लिए। बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व्ड इन इट। वो बोल रहे हैं, पर हम क्या जान सकते हैं कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे। ये तो समझ गए कि जब हम फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स ज़्यादा होगा उसके रिएक्शन से, तभी वो चीज़ जिसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, तभी वो चीज़ मूव करेगी, मोशन में आएगी। तो वो फोर्स कितना होगा वो जानना चाहते हैं ज्ञान। तो अब देखो ये जिज्ञासा कैसे रिप्लाई करेंगी। ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो कह रही हैं आपको इस चीज़ को समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसे समझना पड़ेगा। According to second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Unbalanced force in the direction of force. तो वो कह रहे हैं कि according to second law, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। आप जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसमें मोमेंटम भी चेंज होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सम क्वांटिटी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर आप ए चीज़ को बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आप मोमेंटम बढ़ा रहे हो तो फोर्स लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। अब ये नया मोमेंटम क्या है इसे हम आगे समझेंगे। द लॉ इज गिवन न्यू क्वांटिटी नॉन एज मोमेंटम। ये लॉ हमें एक नई क्वांटिटी दे रही है जिसका नाम क्या है? मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम समझते हैं। विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो मोमेंटम है ये हमें रिलेशन बताता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास के बीच में रिलेशन बताता है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी। यानी मोमेंटम को हम कैसे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। और मोमेंटम का अगर फॉर्मूला मैं बोलूँ तो पी इक्वल टू एम वी। ये क्या होता है? मोमेंटम। एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, और पी मतलब मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जितना आपको भी पता है कि जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मास होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी भी डिफर करती है। तो ये यहाँ पे हमने नई क्वांटिटी पढ़ी, क्या? मोमेंटम। इसके बाद बोल रहे हैं द एसआई यूनिट। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें कि मोमेंटम की एसआई यूनिट की है क्या है, तो उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। इट गिव्स अमाउंट ऑफ फोर्स, और ये हमें बताता है कि कितना फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दे रखे हैं, सम यूज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोजाना की जिंदगी में कुछ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन स्पॉट ऑफ लॉन्ग हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कंबाइन बेड और ऑन अ सैंड बेड। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं कि जो लॉन्ग हाई जंप होता है उसमें एथलीट क्या करता है? मेड टू फॉल आइदर ऑन दोनों तरीके के वो क्या करता है? जंप करता है। दूसरा आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लेब ऑफ स्टोन विद अ सिंगल ब्लो। जो कराटे प्लेयर होता है वो क्या करता है? ये स्टोन होता है, इसको एक ब्लो में ब्रेक कर देता है, बीच में से तोड़ देता है। यहाँ पे भी क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू मास और वेलोसिटी पे उसमें अप्लाई करता है।
थर्ड एग्जाम्पल दिया है, फील्डर इन अ क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हीज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग द बॉल। इसका ये वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि जैसे जो बॉलर होता है क्रिकेट मैच में, ये आपका क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे जो बॉलर है जब बॉल फेंकते हैं तो वो कैच कैसे करता है, हाथ को दोनों को ऐसे खोल के रखता है और जब बॉल आती है तो उसको पकड़ लेता है। कभी आपने नोटिस किया है जो बॉल पकड़ रहा होता है वो अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे कर लेता है। क्यों नीचे कर लेता है? ऊपर करके भी तो पकड़ सकता है। वो हाथ को इसलिए नीचे करता है बॉलर, जिससे उसकी बॉल की वेलोसिटी कम हो जाए। मास होगा बॉल का, बॉल जो आपकी ये बॉल है इसका कुछ मास होगा जिसे हम एम कहेंगे, और ये बॉल एक रफ्तार से आ रही है यानी एक वेलोसिटी से आ रही है, यानी इसमें मोमेंटम है mv। तो जो बॉलर है अपने हाथ को नीचे कर लेता है कि जो इसके डिस्टेंस बढ़ जाए, जिससे इसका मोमेंटम कम हो जाए, वेलोसिटी कम हो जाए, तो उसके हाथ में चोट ना लगे। ठीक है, इस वजह से वो करता है। इसके अलावा बुलेट हार्म ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। इसके अलावा जो बुलेट है वो निकलती है गन से, वो भी किसकी वजह से? उसमें भी मास होता है और वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से वो पिन एक वेलोसिटी से जाकर पिन करती है। तो ये कुछ सम एग्जांपल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी मोमेंटम को डेरिवेशन यानी उसको डिराइव करके यानी प्रूफ करके दिखाया हुआ है। इसे अच्छे से समझेंगे और इसको आपको क्वेश्चन में भी पूछा है। डिराइव करने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ती हैं यानी कि कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। पहले आप मानोगे कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी दैट कैन बी मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u होगी। आप सब जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। जो उस पर फोर्स लग रहा है उसे हम f से दिखाएंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से, टाइम को t से। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? देखो पहले आपने पढ़ा कि मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू एम वी। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? पी आई। अगर मैं p के पैर में i लिख दूं तो ये क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, या फिर मैं p1 भी लिख सकती हूँ और p2, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो पहले हमने क्या लिखा? p1 इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। तो p2 क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? mv। एक बार ध्यान से समझ लो, p मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने u बोला था, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। v मतलब वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ में हमारे पास दो मोमेंटम है, इसलिए हम एक को p1 बोलेंगे, एक को p2। एक को हम बोल रहे हैं mu, जिसमें u क्या है? इनिशियल, और दूसरे में हम mv क्या है? फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हुआ? तो p2 माइनस p1 करेंगे तो क्या करेंगे? mv माइनस mu, और m को अगर हम कॉमन ले लें तो v माइनस u आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी टर्म के साथ अगर रेट लग जाता है तो उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दिया। फोर्स फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स अप्लाइड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसने क्या कहा है कि जितना भी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ पे हमने ये टर्म जो निकाली यानी m इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हमने रख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फोर्स के। और कभी भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो उसे हटाने के लिए अगर हमें इक्वल टू लगाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो उसकी जगह पे हमने क्या? f इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम k से दिखा रहे हैं, और m इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अब फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये तो हम जानते ही हैं कि v माइनस यू अपॉन में t हमारा क्या होता है? ये a होता है यानी एक्सेलरेशन होता है। तो इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a। तो क्या हो गया? kma, यानी फोर्स इक्वल टू kma। व्हाट इज k? k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। इफ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी
तो हम क्या बोलेंगे SI, देन वैल्यू K। अगर हम K की बात करें तो K की वैल्यू क्या होगी, बिकम हैंस फोर्स F इक्वल टू MA। तो SI यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, दोनों यूनिट हो सकती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप न्यूटन यानी कि N भी लिख सकते हो। अब आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहे हैं अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है 5 kg फॉर 2 सेकेंड, ठीक है। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। क्या दिया है कि एक फोर्स अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड, जो मास है 5 kg दे रखा है, 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज, 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे आपको F निकालना है। दूसरे में बोल रहे हैं इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, अगर 5 सेकेंड तक फोर्स लगता है तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। पार्ट 1 सॉल्व करेंगे पहले। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, और v कितना दे रखा है, बाद में वेलोसिटी हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दे रखी है। और अगर टाइम की बात करूँ मैं 2 सेकेंड, और मास दे रखा है 5 kg, तो फोर्स कितना होगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t, ये हमने अभी देखा। तो m इंटू 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो अपॉन में 2, तो 4/2 कितना हो गया 2, और 5 2 जा 10। देखिए 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 बटे में 2 है तो कितना आ जाएगा 2, और 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 न्यूटन, ये आपका फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का। दूसरे पार्ट में बोला है इफ़ टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, अगर 5 सेकेंड का टाइम है तो फोर्स कितना लगेगा, वही फॉर्मूला m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t। यहाँ पे आपको फोर्स की फोर्स की जगह पे टाइम की जगह पे 5 सेकेंड लगना है, तो 10 इंटू 5 इंटू अपॉन में 5, तो 10 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 5 प्लस 3, तो 50 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 5 हो जाएगा आपका 10, और 10 प्लस 3 करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। या आपने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, बस फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला रखना है दोनों बार, ठीक है। बस एक बार क्या करना है, आपको फोर्स निकालना है, दूसरे बार आपको टाइम दे दिया है 5 सेकेंड तक, वो पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस, डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। डिफाइन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट विल द मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम आपको बताना है, डिफाइन करना है। थर्ड में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फोर्थ में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और फिर मोमेंटम की डिफाइन बतानी है। चलिए सॉल्यूशन को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 में डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आपको मैथमेटिकल फॉर्म दिखाना है, जो हमने ऊपर देखा था, आपको एज इट इज़ जो वहाँ पर डिराइव करना है वैसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं करना। तो वही आपको लिखना पड़ेगा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, इसको आपको एज इट इज़ करना है जैसा वर्कशीट में दिखाया हुआ है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, आप मानोगे कि उसका मास कितना है m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, टाइम t है, और फाइनल वेलोसिटी v है। तो आपको क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट p1 इक्वल टू mu, p2 इक्वल टू mv। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा p2 माइनस p1, यहाँ से हमारा mv माइनस mu हो जाएगा, m को कॉमन ले लेंगे, v माइनस u हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये पूरा सॉल्यूशन एज इट इज़ आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि डिराइव का मतलब होता है तुम्हें वही चीज़ करनी है, प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे m इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। जैसे ही हम टाइम से डिवाइड करेंगे f इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, इसको हटाने के लिए हम k लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको एज इट इज़ वैसे ही प्रूफ करना है।
सेकंड में बोला है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ कार पार्क्ड एट रोड साइड, एक्सप्लेन। एक कार रोड साइड पे, ये आपकी रोड है, यहाँ पे एक कार है वो पार्क होके खड़ी हुई है, उसमें मोमेंटम क्या होगा। देखो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv। इस कार का कुछ मास होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि कार तो खड़ी हुई है। जब जो चीज़ खड़ी होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो जब आप जीरो को मास से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए द मोमेंटम ऑफ पार्क्ड कार इज जीरो बिकॉज ओनली ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन कैन हैव मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उसी का मोमेंटम होगा, पार्क सब्सटेंस का या रुकी हुई चीज का कोई भी मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि वो भी जीरो हो जाएगा। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 100 kg इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। बोल रहे हैं आपका जो एक वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 100 किलोग्राम है। इंक्रीज हो जाता है इसका वेलोसिटी 5 मीटर से 8 मीटर। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी। टाइम इज द 6 सेकेंड। फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग। फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। तो मास कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 100 kg। टाइम टेकन 6 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आप निकालोगे तो P इजिकल्स टू mv। m कितना है 100 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी यानी 100 इंटू 8 करोगे तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 800 माइनस यानी P2 माइनस P1। P2 हमारा कितना निकला है 800 माइनस 500 करेंगे तो कितना बचेगा, अपॉन में 6, तो 300 अपॉन में 6, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ चेंज, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। अपॉन में 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला है अ ट्रक ऑफ 100 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका मास दे रखा है, इसकी वेलोसिटी आपको पता है। व्हाट इज मास ऑफ ट्रक 1000 किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, P इजिकल्स टू mv। फॉर्मूला याद करना है, m कितना है 1000 इंटू 0.5 करोगे तो कितना हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है डिफाइन मोमेंटम, ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, मास और वेलोसिटी का। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P, और P को हम P इक्वल टू mv भी बोलते हैं। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर नंबर 4 है, 5 है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि जो आपको प्रूफ करना है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन डिराइव करना है, ये एज इट इज़ यहाँ पे जो मैंने समझाया एज इट इज़ ऐसे ही करना है। इस सॉल्यूशन को पूरा आपको कॉपी करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्कशीट जो है इसके 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इज द न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। तो यहाँ पे वर्कशीट नंबर 40 कंप्लीट सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि फिजिक्स का है, पर अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बी स्टडी एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।